नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ आपकी दोस्त और होस्ट शादमा। जी हाँ, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव और आज मैं हूँ आपके साथ। दर्शकों, आज के दिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है। जी हाँ, ज़िंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। हमने अपने बीच एक खास मेहमान को आमंत्रित भी किया है, तो चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं अपने आज के विशेष मेहमान का, जो है डॉक्टर टुनटुन सिंह, व्याख्याता, मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र, पटना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज के दिन वैज्ञानिक डॉक्टर के.एच. अली कुहनी और डॉक्टर एच.एल. चौधरी की याद में आज के दिन को मनाया जाता है। तो कौन थे ये वैज्ञानिक और इनका क्या योगदान रहा है जो आज के दिन हम इनकी याद में सेलिब्रेट करते हैं और नेशनल फार्मर्स डे को मनाते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। 10 जुलाई एक ऐसा तिथि है जहां जिस तिथि को इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली जिस वैज्ञानिकों ने धरातल पे लाया, उन्हीं का नाम है के.एच. अली कुहनी और प्रोफेसर हीरालाल चौधरी। ये दोनों भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक थे। दर्शकों को मैं सबसे पहले बता दूं कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कृत्रिम प्रजनन से मछली का बीज अदर देन नेचुरल रिसोर्सेज से निकालने का काम सबसे पहले ब्राज़ील ने 1930 ईस्वी में हौसे नाम के वैज्ञानिकों ने चालू किया था। अध्ययन चलते रहा। कालांतर में भारत में सबसे पहले डॉक्टर हीरालाल चौधरी और प्रोफेसर के.एस. अली कुहनी साहब अंगुल, उड़ीसा में, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कटक में एक केंद्र हुआ करता है, वहाँ पे उन्होंने इंडियन मेजर कार्प, जिसमें रेहू, कतला और नैनी, जिसको मृगल कहते हैं, वो आती है, उसका सक्सेसफुली वो ब्रीडिंग स्टार्ट किया। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि कृषि में सबसे पहले जो क्रांति आई, जिसको हरित क्रांति कहते हैं, बॉरलॉग साहब ने दिया था। इसके बाद में इंडिया में जो आए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन उनके जनक हुए। उसी तरह से वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति दिया और आंध्रा के कोलेरू लेक से नीली क्रांति आई। लेकिन नीली क्रांति वो मोमेंटम नहीं पाई 50 के दशक तक, जो मोमेंटम आज के दिन में प्रोफेसर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अली कुहनी ने मिलकर जो इंडस्ट्री ब्रीडिंग किया और बीज उत्पादन में जो सक्षम हो पाया भारतवर्ष, इसके बाद में नीली क्रांति में एक नया अध्याय जुड़ा और तब से बीज उत्पादन जो बेसिक इनपुट है, सीड, फीड, फर्टिलाइज़र जिसको कहते हैं, जिस तरह से आम आदमी की ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा, मकान का महत्व है, उसी तरह से कृषि में या जल कृषि में, मछली पालन में जो है सीड, फीड और फर्टिलाइज़र, मतलब मछली का बीज, फिर उसका जो है पूरक आहार और उसका उर्वरक, काफ़ी महत्व है। ये तीनों बेसिक इनपुट में सीड जो है सबसे बड़ा और अति महत्वपूर्ण बेसिक इनपुट है। और आज ही के दिन प्रोफेसर हीरालाल चौधरी और अली कुहनी साहब ने इंडस्ड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियली रेहू, कतला, नैनी को ब्रीड कराया था, उसके बीज को उत्पन्न किया था अदर देन नेचुरल रिसोर्सेस। इस उन्हीं की याद में आज के दिन पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिला में, भारतवर्ष के प्रत्येक जिला में आज जो है वो राष्ट्रीय पर्व के तरह ये राष्ट्रीय मछुआरा दिवस मनाया जा रहा है। अपने बिहार में भी सभी जिले में जिला मत्स्य पदाधिकारी को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो बहुत धूमधाम से वो राष्ट्रीय मछुआरा दिवस बनाएं और इसके इम्पोर्टेंस को किसानों, मछुआरों के बीच में ले जाएं। जी बिल्कुल। यहाँ पर जानना चाहूँगी कि कितना बदलाव आया नीली क्रांति के बाद, क्या स्थिति है वर्तमान की? अगर बात की जाए, बिहार की बात की जाए, तो क्या है वर्तमान स्थिति इस क्षेत्र में? पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतवर्ष में मीठा जल जीव पालन में जो मछली का जो उत्पादन में हम विश्व में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। मेजर उसमें 90% रॉल अगर कहा जाएगा तो बीज उत्पादन का ही कहा जाएगा, एक बेसिक इनपुट है ये। और बिहार में हम पूरे भारतवर्ष में, मेरा बिहार जो है चौथे स्थान पे है। क्या बात! आज से 20 साल पहले 2.08 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ करता था। आज हम 7.83 लाख मेट्रिक टन हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जबकि हमारा मांग सिर्फ जो है 4 लाख मेट्रिक टन है, 8.4 लाख मेट्रिक टन है। कहने का मतलब हम 0.56 लाख मेट्रिक टन का हमारे पास डिफिसिट है, जो हम अभी आंध्रा से मंगवा रहे हैं। बीज की जहाँ तक बात करें तो मत्स्य बीज में जो हैचरी टेक्नोलॉजी है उसको हम लोगों ने काफ़ी जोर शोर से प्रचारित किया। गवर्नमेंट ने उस पर इंसेंटिव भी दी, टेक्निकल बैकस्टॉपिंग हम लोग दिए और आज के डेट में 193 मत्स्य हैचरी
जिसमें आर्टिफिशियल ढंग से कृत्रिम प्रेरित प्रजनन के द्वारा जो है सो मत्स्य बीज निकाला जाता है, वो आज है। और मत्स्य बीज के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हम बाहर भी दे रहे हैं, अब हमें मंगाना नहीं पड़ रहा है। क्या बात है, बहुत ही बेहतर स्थिति हम कह सकते हैं। अगर बात करूं रोज़गार की, क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी बड़े पैमाने पर ये कार्य हो रहा है, तो नवयुवक जो हैं, आज जो बेरोज़गार युवक हैं, उनके लिए रोज़गार के क्या विकल्प यहाँ पर मौजूद होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। फिशरीज जल कृषि एक ऐसा सेक्टर है, उभरता हुआ सेक्टर है। एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो ग्रोथ रेट जनरली 4 से 6% के बीच में रहता है, नेशनल ग्रोथ रेट। आप हमारा नेशनल ग्रोथ रेट यहाँ देखिए तो 9 to 10% हमारा औसत राष्ट्रीय ग्रोथ रेट है मत्स्य पालन और जल कृषि का। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें तो हमारा जो स्टेट ग्रोथ रेट है वो 16% है। जीडीपी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही एक्सेलेंट कंट्रीब्यूशन है। जनरली हम जो एग्रीकल्चर जीडीपी का जो है वो हम 5 to 6% प्रोड्यूस ये कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, लाइव स्टॉक और फिशरीज। तो इस क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार को निवेश करने की ढेर सारी संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में आए भी हैं लोग, बहुत सारे लोग IIM से करके, इरमा से मैनेजमेंट करके, IITian हैं, बैंक में मैनेजर थे, फॉरेन में काम करते थे। कम से कम ऐसे 2 दर्जन लोग को मैं जानता हूं जिन्होंने आकर के बिहार में निवेश किया है और बहुत ही बढ़िया ढंग से वो मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं। राज्य में मछली उत्पादन में उनका अहम कंट्रीब्यूशन है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आजीविका का जो है अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रोजगार की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बिहार जलीय संपदा से काफ़ी भरपूर है। यहाँ आप जलीय संपदा की बात करें तो 93,000 हेक्टेयर हमारे पास पॉन्ड्स एंड टैंक्स हैं। 9,41,000 हेक्टेयर हमारे पास दलदल भूमि है जहाँ 6 महीना पानी रहता है, जो सूखता नहीं है। नॉन एग्रीकल्चर वेस्टलैंड जिसको कह सकते हैं, चौरलैंड्स है। इसीलिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजनाएं भी चलाई जा रही है। इसके बाद हमारे पास 11,000 हेक्टेयर ऑक्सबोमॉन्स हैं। ऑक्सबोमॉन उसको कहते हैं जो रिवर अपना कालांतर में कोर्स बदल लेता है, धारा बदल लेती है और गाय के खूर के आकार का हो जाता है, जो पानी का होल्डर, उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ऐसा जल क्षेत्र हमारे पास 11,000 हेक्टेयर है। हमारे पास 2500 से ज़्यादा हेक्टेयर रिजर्वायर्स हैं। 432 किलोमीटर में नदियां बहती हैं। तो इतने जलीय संसाधन से भरपूर हमारा ये बिहार राज्य है। अनफॉर्चुनेटली हम इसका उपयोग जो है इवन 50% भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस रोज हम इसका बेहतर उपयोग कर पाएँ उस रोज हम केवल रोजगार को नया आयाम ही नहीं दे सकते हैं शिक्षित बेरोजगारों को, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और वैल्यू एडिशन भी, मूल्य वर्धित उत्पाद भी, फिशरीज का जो 32 मूल्य वर्धित उत्पाद है, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट मटेरियल, उसमें भी हम आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल संभावनाएं तो असीम हैं। और रोज़गार की यहाँ पर हमने बात की। अगर बात करूँ प्रशिक्षण की, तो जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, जो छात्र हमें देख रहे हैं या उनके अभिभावक देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनके घर का बच्चा इस क्षेत्र में जाए, तो उनके लिए अगर प्रशिक्षण की बात करूं, कुछ ट्रेनिंग की बात करूं, कोर्स की बात करूं, तो क्या कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसे वो करके इसमें प्रशिक्षण लेकर प्रशिक्षित होकर इस क्षेत्र में आ सकते हैं? निश्चित रूप से बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। दर्शकों, मैं बता दूं कि किसी भी कार्य को करने के लिए कौशल संवर्धन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों को जानेंगे नहीं, और ख़ास करके जो फिशरीज है वो बिल्कुल लाइफ साइंस है, आप एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर से 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप एग्रीकल्चर में सिर्फ केवल बीज और मिट्टी के बारे में जानते हैं, यहाँ 3 चीज़ के बारे में जानना पड़ता है। मछली का फिजियोलॉजी, इसके बाद में पानी की केमिस्ट्री और फिजिक्स, और मिट्टी का फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये तीनों चीज़ में आपका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो कौशल संवर्धन के दिशा में भी राज्य सरकार द्वारा बहुत ही अति महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, उठाए गए हैं। प्रति वर्ष हम लोग 10,000 किसानों को और शिक्षित बेरोजगार को प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य के अंदर हमारा जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ मत्स्यकी महाविद्यालय ढोली में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। इसके बाद में मीठापुर मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र, जहाँ पे मैं एज ए व्याख्याता के तौर पे कार्यरत हूँ, वहाँ पे सालों भर
60 पर वीक 60 किसानों को और शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलता है। इसके अलावा दीप नारायण रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट जो शास्त्री नगर पटना में है, वहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम 6 दिवसीय चलता है। इसके अलावा किशनगंज फिशरीज कॉलेज है, मत्स्यिकी महाविद्यालय, वहाँ पे 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का पूर्वी प्रक्षेत्र हमारा पटना में है, वहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये हमारे राज्य के अंदर हुए, राज्य के बाहर भी हम लोग प्रशिक्षण का कार्यक्रम देते हैं, जिसमें केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा अनुसंधान केंद्र CIFE मुंबई का रीजनल सेंटर काकीनाडा में देते हैं। इसके बाद में केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र जो हमारा बैरकपुर में है, वहाँ हम प्रशिक्षण देते हैं। इसके बाद में CIFE केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान का हमारा जो रीजनल सेंटर सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता में है, वहाँ हम प्रशिक्षण का कार्यक्रम देते हैं। इसके बाद में CIFE का ही एक रीजनल सेंटर पावरखेरा में है, वहाँ भी हम देते हैं। पंतनगर में हम देते हैं। तो इस तरह से प्रति वर्ष लगभग 10,000 किसानों और शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा 100% गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अनुदान पे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा किसानों को नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराने के लिए भ्रमण दर्शन कार्यक्रम भी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। कोई किसान अगर बहुत बेहतर काम कर रहा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बेस्ट रिटर्न ले रहा है, तो उनके यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट के हर डिस्ट्रिक्ट में फिजिकल और फाइनेंशियल टारगेट जाता है। वहाँ से जो नए एस्पायरेंट होते हैं उनको कलेक्शन करके 30-40 को बस में बैठा के बजाते उसका भ्रमण कराया जाता है। और वहाँ पे जो अचीवर फार्मर हैं, जिन्होंने सक्सेस ब्रेक थ्रू लिया है, उनसे उनको इंट्रैक्शन कराया जाता है, जिनसे कि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा हो सके कि इसी धरती पे जब ये कर सकते हैं तो हमारे पास अगर संसाधन हैं, पैसे और ज़मीन हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी हाँ। अब मेरा आपसे सवाल है कि जो लोग प्रशिक्षण पा रहे हैं या जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उनके लिए ये मेरा सवाल है कि वो कहाँ संपर्क करें, और साथ ही पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए प्रशिक्षण पाने के लिए। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। दर्शकों को बता दें कि जो भी किसान बंधु या शिक्षित बेरोजगार इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले वो कौशल संवर्धन करें। कौशल संवर्धन के लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, और प्रशिक्षण के लिए वो अपने संबंधित जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में जा कर के संपर्क करें, और वहाँ भी वो ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। वहाँ से आवेदन फॉर्म लेकर के ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था है। ऑनलाइन आवेदन का लिंक है fisheries.ahdbihar.in, fisheries.ahd एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, fisheries.ahdbihar.in पे जा कर के सालों भर ये लिंक खुला रहता है आवेदन के लिए। वो आवेदन किसान बंधु कर देंगे, शिक्षित बेरोजगार कर देंगे। ये आवेदन सभी जिला में कलेक्ट हो जाते हैं। जिला में कलेक्ट हो जाने के बाद जब राज्य से फिजिकल फाइनेंशियल टारगेट जाएगा जिलों के लिए, तो आपको स्वयं कॉल जाएगा कि आपको किस प्रशिक्षण केंद्र पे। मैंने कहा कि राज्य के अंदर 5 और राज्य के बाहर भी 5 प्रशिक्षण केंद्र है आइडेंटिफाइड, जहाँ पे हम लोग प्रशिक्षण देते हैं कौशल संवर्धन के तहत। तो आपका कहाँ किस केंद्र पे जाना है, उस संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी टेलीफोन के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। वैसे आप पत्राचार के माध्यम से संयुक्त मत्स्य निदेशक प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र मीठापुर पटना में भी कॉरेस्पॉन्डेंस करके उनसे भी सारी जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक अर्हता की बात है, जस्ट साक्षर होना चाहिए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक पास ही होना चाहिए। कि जो भी व्यक्ति हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वो साक्षर होनी चाहिए। उनका जो रेजिडेंशियल प्रूफ जो है, आवासीय क्लियर होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और ज़मीन उनके पास है या लीज पे लिए हुए हैं उससे संबंधित दस्तावेज LPC एंड लीज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतनी चीज़ अगर आपके पास है और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाना है, तो आप निश्चित रूप से पात्र हैं और आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। अब सवाल आज से जुड़े दिवस के बारे में करूंगी। आज जो दिन है वो मनाया जाता है कि प्रेरित प्रजनन तकनीक का आज आविष्कार हुआ था, और उसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे जो 2 वैज्ञानिक थे उनकी इस अहम योगदान को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानना चाहूँगी उस तकनीक के बारे में कि आखिर प्रेरित प्रजनन तकनीक और हैचरी तकनीक है क्या, और ये किस तरह से काम करती है। जी,
प्रेरित प्रजनन और हैचरी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं जहाँ पे मेच्योर जो प्रौढ़ जो है मादा और नर ब्रूड मछली को जो है ला करके उसको सिंथेटिक जो भी हार्मोन या फिर पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि का जो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, लुटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको 0.9% नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में मिस्टिकेट करके उसका इंजेक्शन दिया जाता है। अगर हम पीयूष ग्रंथि को इंजेक्ट करेंगे नर और मादा को, तो जनरली मादा को 2 इंजेक्शन दिया जाता है और नर को 1 इंजेक्शन। इनिशियल इंजेक्शन 0.3 to 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मादा को हम देंगे, मादा मछली को देंगे, और 4 घंटा के बाद दूसरा इंजेक्शन देंगे 0.4 to 0.6 mg पर केजी बॉडी वेट के रेट से मादा को, और 0.2 to 0.4 mg पर केजी बॉडी वेट के रेट से नर को। अगर हम सिंथेटिक हार्मोन जो मार्केट में काफ़ी उपलब्ध है, जिस समय हीरालाल चौधरी अरिकुलनी साहब ने किया था, उस समय तो पिट्यूटरी ग्रंथ जो पीयूष ग्रंथि होता है जो सर के अंदर होता है, जिसमें सेक्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसको निकाल करके 0.9% नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में इंजेक्शन तैयार करके प्रेरित प्रजनन किया था। लेकिन आज के डेट में ढेर सारे सिंथेटिक हार्मोन जो है डोमपेरिडोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन बेस्ड मार्केट में उपलब्ध हैं। ढेर सारी मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती हैं, जिसको ओवाटाइड, ओवापरीम, ओवुलिन, ओवा एफएच, गोनोप्रो के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम सिंथेटिक हार्मोन देते हैं तो सिंगल डोज में काम चल जाता है। नर को एवरेज जो है 0.2 to 0.3 ml प्रति किलोग्राम के रेट बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, और मादा को 0.4 to 0.5 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से हम इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्शन करने के बाद उसको एक सर्कुलर टैंक होता है जो हैचरी जिसको बोलते हैं, जो चाइना ने जिसकी डिस्कवरी की थी, पहले जार हैचरी हुआ करता था, इको सर्कुलर हैचरी, वो सीमेंटेड टैंक का 12 फीट डायमीटर का वो ब्रीडिंग टैंक होता है, जिसमें सुई डाल करके उसको नर एवं मादा मछली को छोड़ दिया जाता है। जनरली जो है सेक्स रेशियो 1:1 रखा जाता है, लेकिन नर को जो है 3-4 पीस एक्स्ट्रा डाला जाता है, क्योंकि नर मादा के अपेक्षा वजन में कुछ कम होता है। तो इन टर्म्स ऑफ वेट जो है बराबर होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर 3-4 पीस जो है नर का ज़्यादा डालते हैं। जब इंजेक्शन देने के बाद पानी में डाल करके 2 फीट पानी, 2 से 2.5 फीट पानी टैंक में रखेंगे, और ऊपर एक शावरिंग किया जाता है। कृत्रिम प्रजनन इसलिए कहते हैं कि आमतौर पे मछलियाँ नदी में ब्रीड करती हैं, बच्चा देती हैं और अंडा देती हैं। यहाँ पे हम आर्टिफिशियली सीमेंटेड टैंक, इको सर्कुलर हैचरी, सर्कुलर सीमेंटेड टैंक 12 फीट का बना के उसमें पानी रख के बरसात का मौसम क्रिएट करते हैं 5 घंटा, जिससे उसको ये हो कि हम नदी में बरसात में विचरित कर रहे हैं। तो 5 घंटा तक बारिश के फुहारा झरना में रखा जाता है, जिससे कि मछली को लगे कि बरसात का अनुभव हो, और 5 घंटे के बाद नीचे का करंट जो है, ब्रीडिंग टैंक के नीचे का करंट चलाया जाता है, जो काफ़ी हाई स्पीड से घूमता है। आधा घंटा वो करंट खाएगा मछली नर एवं मादा, जो इसके बाद में वो प्रत्येक नर मादा अपना एक दूसरे का साथ पेयर बना लेता है और ब्रीडिंग स्टार्ट होता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मेल से स्पर्म निकलता है और फीमेल से एग, और बाहर ही फर्टिलाइजेशन होती है। इसके बाद में उस अंडा को हर 15 मिनट पे हम कलेक्ट करते हैं, एक कलेक्टिंग चैम्बर से कलेक्ट करके फिर जो एक सर्कुलर टैंक होता है 9 फीट डायमीटर का, जहाँ पे हम अंडा का निषेचन करते हैं, उसको हैचिंग टैंक या प्रसूति गृह आप कह लीजिए। वहाँ पे 72 घंटे तक अंडा वो नदी के घुमाव के तरह ही नाचती रहती है, पानी चलते रहता है। जितना पानी उस टैंक में इनकम हो रहा है उतना ही पानी बाहर निकल रहा है। वो कंप्लीट एक रेसवे टाइप होता है। टेम्परेचर अगर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस है तो सारे अंडा फट करके बाहर, अंडा से बच्चा बाहर निकल जाते हैं। उस स्टेज को हैचलिंग कहते हैं। लेकिन उस स्टेज में उसका मुंह नहीं खुला हुआ होता है, और वो अपना जो उसका जो जीवन चक्र है, उसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है, जिसको योग सैक बोलते हैं, उसी पे वो जिंदा रहती है। जैसे जैसे समय बीतते जाता है वो योग से घटते जाता है। 72 घंटा का समय सीमा खत्म होने के बाद उसका मुंह खुल जाता है और वो स्पान हो जाता है। उसको प्रथम स्टेज बीज का कहते हैं। उस स्पान को हम बाहर निकाल करके 1 लीटर स्पान जो है 5 लाख होता है, और 200 ml जनरली 100 ml की बाटी होता है, जिसमें 50,000 स्पान होता है। फिर उसको स्पान कलेक्टिंग चैम्बर में सारा को निकाल करके उस सेल काउंटर पे रख करके उसको कंडीशनिंग किया जाता है।
कंडीशनिंग करने के बाद 1 लाख बच्चा पे, यानी 200 ml बच्चा पे 2 एग का पीला वाला, बॉयल्ड एग का पीला वाला एक योक सैक स्टार्टर फीड के रूप में खिलाई जाती है। और इसके बाद में जो भी कस्टमर होते हैं उनको 500 से 700 रुपये बाटी के रेट से ये बीज बिकती है, उसको बेच दिया जाता है। जो नहीं बिका उसको किसान बंधु नर्सरी तालाब में डाल करके 1 महीना तक संवर्धन करते हैं, फिर वो फ्राई बन जाता है। फिर उस फ्राई बीज को बेचते हैं। वो जो बच गया उससे फिर वो फिंगरलिंग बनाते हैं 3 महीने का, फिर फिंगरलिंग बेचते हैं। उससे जो बच गया फिर 6 महीना का बीज बना के ईयरलिंग बेचते हैं। तो बीज एक बहुत ही कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जो 72 घंटा के स्टेज को स्पॉन बोलते हैं, 1 महीने से 45 दिन के स्टेज को फ्राई बोलते हैं, 3 महीने के स्टेज को फिंगरलिंग बोलते हैं, 6 मंथ और उससे ऊपर के स्टेज को ईयरलिंग बोलते हैं। तो यही एक हैचरी टेक्नोलॉजी है और हैचरी टेक्नोलॉजी में हैचरी एस्टैब्लिश करके किसान हर स्टेज पे उनको इनकम होता है 72 घंटा से लेके 6 मंथ तक। और किसान बंधु प्रति एकड़ अगर 5 साइकिल बीज उन्होंने निकाल लिया इस टेक्नोलॉजी से, प्रेरित प्रजनन और हैचरी टेक्नोलॉजी से, तो मिनिमम उनको 4 से 5 लाख रुपया का टर्नओवर होता है। नेट प्रॉफिट के रूप में 1 साल में 1 एकड़ में 3 लाख रुपया का रिटर्न आता है। क्या बात है, कह सकते हैं कि काफ़ी असीम संभावनाएं हैं। और जैसा कि आपने बताया था कि बिहार की अगर बात करूं तो बिहार में जल की कोई कमी नहीं है। हमारी भूमि जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जल के इसमें है। तो जलीय जो भूमि है हमारे पास बहुत ज़्यादा है और रोज़गार की संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं। तो अगर मैं कुछ वजहों की तलाश करना चाहूँ यहाँ पर कि इतनी असीम संभावनाएं होने के बावजूद रोज़गार के वो अवसर जो हैं वो उतने नहीं मुझे दिख रहे हैं जितना आप यहाँ पर हमें बता रहे हैं। तो रोज़गार की इतनी असीम संभावनाएं होने के बावजूद भी हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे हैं? क्या कुछ कमी रह गई या क्या कुछ कारण है? बिल्कुल 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 आपने सही कहा मैडम। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये मत्स्य पालन आज के डेट में भी एक पर्टिकुलर सामुदायिक वर्ग से ऊपर नहीं उठ पाया है। मछली पालन करना मतलब लोग समझ रहे हैं ये मछुआरों को काम है, ये जो मछुआरे भाई हैं उनका काम है, दूसरे समुदाय के लोग, दूसरे वर्ग के लोग इसको कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जब आप इससे ऊपर उठ के देखेंगे, आप आंध्रा का एग्जाम्पल ले लीजिए। आंध्रा में जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं उसके 10% सिर्फ मछुआरे समुदाय के, सामाजिक समुदाय के लोग हैं। 90% ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण और उच्च वर्गीय समुदाय से आते हैं जो इस चीज़ को करते हैं। तो आज ज़रूरत है कि इस परिप्रेक्ष्य से, इस बंधन से ऊपर उठ के देखने का। जैसे कि कभी लोग बिजनेस नहीं किया करता था, आज समाज के हर वर्ग के लोग बिजनेस में उतर गए हैं। उस तरह से मछली पालन को भी एक बिजनेस के रूप में, व्यवसाय के रूप में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के दिशा में यह एक बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है, हो रहा है। और किसान बंधुओं को, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, इसको सामुदायिक वर्ग से ऊपर उठ करके सभी वर्ग के लोग इस प्रोफेशन को ले सकते हैं। इस मानसिकता से ऊपर उठ के कार्य करने की ज़रूरत है। और रोजगार नहीं आने के पीछे मैडम मैं जो समझ रहा हूँ, ये सोशल इम्प्लीकेशन जो है यही एक बहुत बड़ा है। घर में भी जो जिनके बाबा हैं और ये हैं, हमारे बहुत सारे किसान एक ऐसे भी आए कि बोले कि मैंने जब फार्म खोला तो मेरे पिताजी और मेरे बाबा फार्म पे आना बंद कर दिए, टोकना बंद कर दिए उस समय से। तो ये इस चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। और जब आप इस चीज़ों से ऊपर उठेंगे तो निश्चित रूप से मैं बता दूं कि यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप केवल प्रति हेक्टेयर 4 से 5 लाख रुपया एनुअल रिटर्न ही नहीं ले सकते हैं। प्रति हेक्टेयर कम से कम 5 आदमी को, 5 फिशरमैन को या 5 मजदूर को आजीविका का साधन भी उपलब्ध करा सकते हैं। एक हैचरी अगर 3 एकड़ में कोई व्यक्ति चलाता है तो कम से कम 18 से 20 आदमी को रोजगार दे रहा है आज के डेट में। तो रोजगार की ये संभावनाएं हैं। प्रति हेक्टेयर 5 रोजगार निश्चित रूप से सृजित हो सकते हैं। ये बिजनेस के अलावा यहाँ पर ये संभावनाएं हैं। से पालन करना चाह रहे हैं उनके लिए ये मेरा सवाल है कि इस मत्स्य पालन को करने से पहले उन्हें किन किन बिंदुओं पर ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही फरमाया मैडम आपने। दर्शकों को मैं बता दें कि कोई भी नए किसान या फिर शिक्षित बेरोजगार अगर इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं तो सबसे प्रथम कड़ी है प्रशिक्षण, कौशल संवर्धन। सबसे पहले प्रशिक्षण हमारे यहाँ हमारे मत्स्य विभाग से लें
जो 100% निःशुल्क है, और उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब सब्जेक्ट के बारे में आपको ज्ञान होगा तभी जा कर के आप सही ढंग से उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी कड़ी है कि आप जहाँ पे निवेश करने जा रहे हैं वहाँ के पानी और मिट्टी की जांच निश्चित रूप से आप करा लें, क्योंकि अगर बलुई मिट्टी है, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक दो और पानी और मिट्टी का होता है, तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पानी और मिट्टी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन फिजिकली अगर गड़बड़ है तो वहाँ पे आप मत्स्य पालन के लिए तालाब नहीं खोद सकते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉइल का टेक्सचर आता है, मिट्टी जो है 3 कण से बने हुए होते हैं, दोमट, बलुई और चिकनी मिट्टी। तो बलुई मिट्टी है वो 20 से 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो मिट्टी की जलधारण क्षमता आपको कमज़ोर होगी और पानी बढ़ते बढ़ते आप तंग हो जाएंगे, अल्टीमेटली वो अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी। तो ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पे बालू की मात्रा जो है मिट्टी में जो है वो 20 से 30% से ज़्यादा नहीं हो। 5-10% को आप हाई ज़्यादा मात्रा में गोबर डाल करके या फिर सिसवान या ढांचा का खेती वगैरह करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 35% 40% से एबव है तो फिर वैसे जगह का चुनाव आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप फार्म बनाने जा रहे हैं, मछली बहुत जल्दी सड़ने वाली चीज़ होती है, निकलने के बाद बाज़ार में तुरंत आनी चाहिए, तो रोड की कनेक्टिविटी इंश्योर्ड होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारे आधारभूत सुविधा अगर आपके पास हैं तो निश्चित रूप से आप जो है वो इस रोज़गार को अपना सकते हैं। और किसान बंधुओं, दर्शकों को मैं बता दूं कि प्रशिक्षण इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी आपको प्रोजेक्ट हैं, करीब 29 प्रोजेक्ट हैं, इसमें हैचरी निर्माण से लेके तालाब निर्माण से लेके नर्सरी निर्माण से लेकर के बाजार निर्माण तक और अलंकारी मछली का संवर्धन और प्रजनन इकाई तक, फीड मिल प्लांट तक, कुल जो है वो 29 तरह के प्रोजेक्ट इसमें हैं। और इस प्रोजेक्ट की अर्हता के लिए भी प्रशिक्षण एक मैंडेटरी है। अगर प्रशिक्षित हैं तभी आपको सरकार द्वारा जो जनरल क्षेत्र में केंद्रीय प्रायोजित योजना में 40% अनुदान दी जाती है और महिलाओं को और SC/ST को 60%, और राज्य प्रायोजित जो भी योजनाएं हैं उसमें इन जनरल 50% अनुदान है परियोजना इकाई का, जिस इकाई के लिए जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका, और SC/ST और EBC के लिए 90% अनुदान की सुविधा है। तो ये अनुदान भी तभी मिलेगा जब आप प्रशिक्षित होंगे, इसीलिए पहले ज्ञान का होना जरूरी है। तो किसान बंधु, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं और इसमें अपना रोजगार की संभावना को तलाश सकते हैं। जी हाँ, बेशक रोज़गार की तो असीम संभावनाएं हैं ही, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। चूँकि हमारा जो बिहार है, इसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात कहूँ या जो कहूँ कि हर साल हम बाढ़ की चपेट में भी आ जाते हैं, जिस वजह से शायद कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर मैंने रोज़गार स्टार्ट किया तो फिर बाढ़ आ जाएगी और हमारा सब कुछ किया कराए पर पानी फिर जाएगा। तो ऐसे में जब हम बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जब हमारे किसान भाइयों का जो रोज़गार है वो बाढ़ की चपेट में आने की वजह से ख़राब हो जाता है, तो फिर ऐसे में सरकार क्या कुछ मदद करती है उनके लिए, क्या कुछ प्रावधान है? निश्चित रूप से बिहार सरकार द्वारा, बिहार एक पहला राज्य है जो सबसे पहले मछली पालन में भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ओरिएंटल इंश्योरेंस के मदद से लागू की है। पिछले वर्ष भी चली, उससे पहले भी चल रही थी। उसके तहत 1 लाख रुपये तक का आपका क्रॉप इंश्योर्ड होता है। अगर बीमारी से मर जाती है, कि कोई पॉइजनिंग कर देता है, बाढ़ आ जाने से क्षति हो जाता है आपका क्रॉप का, तो 1 लाख रुपया तक प्रति एकड़ तक वो आपको अनुदान जो है ये क्षतिपूर्ति आपको दी जाएगी। और उसके लिए जो प्रीमियम अमाउंट है 5 एकड़ से नीचे तक के किसानों के लिए 100% जो 3200 रुपया प्रति एनम जो इंश्योरेंस का ये है, वो आपको सरकार उसका 50% यानी 1600 रुपया सरकार वहन करती है और 1600 रुपया किसान को देना पड़ता है। और जो 5 एकड़ से ऊपर के बड़े किसान हैं उनको 3200 रुपया प्रति एनम जो है प्रीमियम जमा करना पड़ेगा और उनका क्रॉप इंश्योर्ड होगा। इसके अलावा बाढ़ से जो क्षति होती है तो वो आपदा प्रबंधन के तहत भी क्षति का आकलन करके गाद हटाने के लिए 12,000 पर हेक्टेयर के रेट से उनको जो है अनुदान देने की व्यवस्था है। फिर नाव किसी का बस गया तो 8,000 पर हेक्टेयर, जाल किसी का फंस गया तो 4,000 पर एकड़। इस तरह से हर स्टेज में सरकार
जो है वित्तीय मदद किसान बंधुओं को करती है, जिससे कि वो जो प्राकृतिक आपदा है इनसे वो ऊपर आकर के पुनः अपने रोजगार को स्टार्ट कर सके। जी हाँ, बेशक, यानी कि सरकार हर कदम पर आपके साथ है, चाहे आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर आपकी क्षति हो गई होगी वो उस बिजनेस में। चूंकि वक्त की कमी है तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे चलते चलते हमारे दर्शकों को? दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जल कृषि में, मछली पालन में अपार संभावनाएं हैं बिहार में, क्योंकि यहाँ मछली का प्राइस भी बहुत है और जहाँ गैप है वहीं संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं अपनी रोजगार की संभावनाएं तलाश सकते हैं, निश्चित रूप से निवेश कर सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से मैं इतना कमिट कर सकता हूं, जो राज्य सरकार का मैंडेट है, तकनीकी आपको टेक्निकल बैकस्टॉपिंग तकनीकी सेवा देना, आपको अनुदान की व्यवस्था कराना और आपको बैंकों से वित्त पोषण करना, यानी टेक्निकल, फाइनेंशियल और एक्सटेंशन सपोर्ट के लिए राज्य सरकार आपके साथ कदम में कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं और इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। निश्चित रूप से आप अपने जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करके या फिर राज्य स्तर पे मत्स्य निदेशालय से संपर्क करके निश्चित रूप से आप अपनी परियोजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत सारी आपने जानकारी दी आज के दिन, विशेष दिन के बारे में, और हम रोज़गार की कई संभावनाओं को भी आपने बताया। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान, जिनसे हमने आज के विषय में बहुत सारी बातें की और रोज़गार की असीम संभावनाओं पर को ढूंढा, आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। तो अपने विचार, अपने फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। हमारा ईमेल एड्रेस है director.dt के patna@gmail.com।